अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ये शो करेंगे कि जो गाशियन इंटीजर रिंग है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है। तो इंटीग्रल डोमेन शो करने के लिए हमें क्या शो करना होता है कि उसमें कोई भी जीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं है। तो जीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में की थी डिटेल के साथ। तो इसमें मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ कि इंटीग्रल डोमेन क्या होती है जिसमें कोई भी जीरो डिवाइज़र मौजूद ना हो। तो हमने ये डेफिनेशन यूज़ करनी है जीरो के इसमें कोई जीरो डिवाइज़र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इसमें किसी दो एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ रही है, तो या तो उसमें यू जीरो होना चाहिए या फिर उसमें वी जीरो होना चाहिए। तो हम इस डेफिनेशन यानी इस कंडीशन के मुताबिक हम ये शो करेंगे कि जो गाशियन इंटीजर रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि गाशियन इंटीजर रिंग के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे। तो इसके जो एलिमेंट है वो इस तरह होंगे हमारे पास। इसका जो ए एलिमेंट है वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा और बी जो है वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। और ओवरऑल ये एलिमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह का होगा, जिस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो इसमें इस तरह के एलिमेंट बड़े हो सकते हैं। 2 + 3 आयोटा जो है वो भी बिलोंग करेगा जी ऑफ आयोटा से। और इसी तरह अगर -3 + 9 आयोटा वो भी सेट ऑफ इंटीजर गाशियन इंटीजर से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर आप एक इस तरह का एलिमेंट लिख लें 3/7 + 7/9 आयोटा, तो ये आपके पास जी ऑफ आयोटा से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये वाला एलिमेंट इंटीजर एलिमेंट नहीं है। तो इसके जो दोनों एलिमेंट हैं, पहले वाला एलिमेंट भी और दूसरा एलिमेंट भी, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये गॉसियन इंटीजर है। तो अगर हमने शो करना है कि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, तो मैंने इनमें से दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो की इक्वल रखनी है। मैं ये शो करूंगा तो या तो यू जीरो होगा या फिर वी जीरो की इक्वल होगा। तो लेट करते हैं हम यहाँ पे कि यू जो है ए प्लस बी आयोटा वो हमारा जी ऑफ आयोटा से बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह मैं वी एलिमेंट लेट करता हूँ सी प्लस डी आयोटा, वो भी मेरा जी ऑफ आयोटा से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा ए और बी जो है यानी ए बी सी डी जो है वो इससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अब हम इनकी प्रोडक्ट को जीरो की इक्वल रखते हैं, तो यानी यू मल्टीप्लाई वी जो है वो जीरो की इक्वल रख लेते हैं। तो अब हमने इनको जीरो की इक्वल रखा है, शो ये करना है या तो यू जीरो होगा या फिर वी जीरो होगा। तो प्रोडक्ट जीरो की इक्वल रखने का मतलब है यू की वैल्यू पुट कर दें, ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू जीरो। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए सी प्लस ए डी आयोटा और उसके बाद ये प्लस बी सी आयोटा और प्लस बी डी और आयोटा स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। तो ए सी तो ये -1 है, तो इस रकम को इधर इकट्ठा कर लेते हैं, बी डी और प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और ए डी प्लस बी सी आयोटा इक्वल टू जीरो। तो अब हमें पता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कब जीरो होता है। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू जीरो, तो ये तभी जीरो होगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म का है, ये हमारे पास रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो ये अलग से जीरो के इक्वल होगा और ये अलग से जीरो के इक्वल होगा। तो रियल नंबर कहने के बजाय मैं ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि ये भी हमारे पास इंटीजर है और ये भी हमारे पास इंटीजर है। ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो जीरो के इक्वल होंगे। ए सी माइनस बी डी भी जीरो के इक्वल होगा और ए डी प्लस बी सी जो है वो भी जीरो के इक्वल होगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से सी की वैल्यू ए की वैल्यू निकाल लें, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास ये माइनस बी डी उधर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे सी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। तो जब 2 में पुट करेंगे ए की जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी डी ओवर सी मल्टीप्लाई डी प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। तो अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय सी। तो जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बी डी स्केयर प्लस, जब सी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी सी स्केयर और जब सी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो आ जाएगा। यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा और बाकी बच गया हमारे पास डी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू
0। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे। अब क्योंकि b जो है वो भी इंटीजर है, तो ये वाला एलिमेंट जो है ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि d भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और c भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर c जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो स्केयर है वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। जैसे 9 है, 9 का स्केयर करें 81, 81 का स्केयर करें वो भी इंटीजर आएगा, 5 का स्केयर करें 25 वो भी स्केयर इंटीजर आता है। तो किसी नंबर का इंटीजर का स्केयर करने से दोबारा वो इंटीजर आता है। और इसी तरह डी जो है वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, उसका स्केयर करेंगे वो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। और हमें ये भी पता है कि जब दो इंटीजर को ऐड करें तो दोबारा आंसर जो है वो भी हमारे पास क्या आता है, इंटीजर आता है। इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट जो है ये भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये भी इंटीजर एलिमेंट है, ये भी इंटीजर एलिमेंट है। तो सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास जब भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होती है, यानी सेट ऑफ इंटीजर में, तो या तो फिर उसमें a जीरो होता है या फिर b जीरो होता है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो भी इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं। तो उसमें या a जीरो के इक्वल होगा या फिर b जीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास दो केस बनेंगे, या तो b जीरो के इक्वल होगा या फिर d स्केयर प्लस c स्केयर जो है वो जीरो के इक्वल होगा। अब हम पहले इसको देखते हैं। अगर b जीरो होगा, तो अगर b जीरो होगा तो इसका मतलब है जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा b की जगह, तो जब यहाँ पे b जीरो पुट करेंगे मेरे पास a जो है वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब a भी जीरो आ जाएगा b भी जीरो आ जाएगा, तो ये वाला जो है u एलिमेंट वो किसके इक्वल है, u इक्वल है a प्लस b अयोटा के। तो जब ये भी जीरो ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे u जो है वो जीरो के इक्वल हो गया। तो एक केस में हमारे पास u जीरो आ गया। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर b जीरो नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर ये वाला केस कंसिडर करते हैं, तो इस केस में डी स्केयर प्लस सी स्केयर जो है वो हम नॉट जीरो ले रहे हैं। तो और इस केस में हम ये कह रहे हैं अगर बी जीरो नहीं है तो फिर ये वाला एलिमेंट जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी एक टेक्निकल पॉइंट है कि ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है ओवरऑल, डी का स्केयर जो है ये भी पॉजिटिव है, और ये वाला जो नंबर है ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो दो नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, बल्कि इस तरह लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्केयर है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है। और ये भी हमारे पास स्केयर है तो इसका स्केयर करेंगे वो भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, और इनका आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। तो अगर इस तरह हो कि चलिए इधर डायरेक्टली लिख लेते हैं, अगर दो का स्केयर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ये डी जो है वो भी जीरो के इक्वल हो और सी जो है वो भी जीरो के इक्वल हो, क्योंकि ये भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो जैसे अगर आप कोई भी नंबर लें, जीरो नहीं ले रहे, तो वन का स्केयर वो आपके पास टू आ जाएगा। अगर एक नंबर -1 लेते हैं, एक -5 भी ले लेते हैं, तो फिर भी आंसर जो है वो आपके पास 1 + 25 जो है वो 26 आ जाएगा। तो अगर आपके ये नंबर नॉन जीरो होंगे, सी और डी जीरो के इक्वल नहीं है, तो जब भी स्केयर करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो आंसर जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें लाजमी तौर पे इन दोनों नंबर का जीरो होना लाजमी है, तो तभी स्केयर को ऐड करने से आंसर जीरो आ सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सी जीरो हो गया और डी जीरो हो गया। तो जब इसमें पुट करेंगे सी और डी तो हमारे पास वी जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा जब यहाँ सी और डी पुट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों पॉसिबिलिटीज बन गई, या तो यू जीरो आ गया या फिर वी जीरो आ गया। तो जैसा कि हमने बोला था कि इंटीग्रल डोमेन तभी होगी जब दो की प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ रही है, तो उन दोनों में से किसी एक का जीरो होना लाजमी है। और हमारे पास यहाँ पे यही प्रूव हो गया है कि या तो यू जीरो आ रहा है या फिर वी जीरो आ रहा है। तो जिस तरह हमने गाशियन इंटीजर को प्रूव किया है कि वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, तो ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती एग्जांपल है जी ऑफ √2। तो इसमें उधर हमने आयोटा रखा था तो यहाँ पे आयोटा आया था, यहाँ पे अब हमने √2 रिप्लेस कर दिए। तो ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती एग्जांपल है, तो हम इसको भी उसी तरह प्रूव करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है
कि मैंने यहाँ से दो एलिमेंट लिए, a प्लस बी स्क्वायर रूट टू और दूसरा एलिमेंट लिया v इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट टू, और दोबारा यहाँ पे a b c d जो है वो z सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। उसी तरह अब हम इनकी प्रोडक्ट को है वो जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम रखेंगे c और d रखेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस ए डी स्क्वायर रूट टू प्लस बी सी और स्क्वायर रूट टू और प्लस बी डी और स्क्वायर रूट टू को स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस टू बी डी और प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट टू कॉमन आ जाएगा ए डी प्लस बी सी और स्क्वायर रूट टू इक्वल टू 0। तो ये दोबारा हमारे पास 0 के इक्वल कब हो गया ये वाला नंबर, जब हमारे पास ए सी प्लस टू बी डी भी 0 के इक्वल हो और ए डी प्लस बी सी जो है वो भी 0 के इक्वल हो। अब दोबारा यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालते हैं, वो माइनस टू बी डी ओवर सी आ जाएगा, तो इस वाली में पुट कर दें, तो ए की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू बी डी ओवर सी मल्टीप्लाई डी प्लस बी सी इक्वल टू 0। उसी तरह सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस टू बी डी स्क्र प्लस बी सी स्क्र इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम बी कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बचेगा सी स्क्र माइनस टू डी स्क्र इज इक्वल टू 0। अब दोबारा जैसे मैंने पहले बताया ये वाला नंबर भी इंटीजर है और ये वाला नंबर जो है ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर में हमें पता है कि जब भी ए बी की प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी या ए 0 के इक्वल होगा या फिर बी 0 के इक्वल होगा। तो अब इसका मतलब है यहाँ से उसी तरह दो केस बनेंगे, या तो बी 0 के इक्वल होगा या फिर सी स्क्र माइनस टू डी स्क्र इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर बी 0 लेंगे तो दोबारा हम यहाँ पे पुट करेंगे, बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ए जो है वो 0 आ जाएगा। तो जब ए 0 आ गया तो इसका मतलब है ए भी 0 है बी भी 0 है, तो ये वाला u जो है वो किसके इक्वल आ गया 0 के। अब हम दूसरा केस लेते हैं सी स्क्र माइनस टू डी स्क्र इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा सी स्क्र इक्वल टू टू डी स्क्र और ये डी स्क्र इधर आके जब डिवाइड होगा तो सी स्क्र ओवर डी स्क्र इक्वल टू 2 और यहाँ से आ जाएगा c ओवर d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 आंसर तभी आएगा जब हमारे पास c ओवर d जो है वो स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 2 के इक्वल आएगा। तो c ओवर d हमारे पास स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए, तो यहाँ से जो c है वो मेरे पास आ जाएगा d स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो हमें पता है कि c जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली रकम जो है ये मेरे पास इंटीजर है और ये d जो है ये भी इंटीजर है, लेकिन ये मेरे पास इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि c इंटीजर तभी पॉसिबल है जब d हमारे पास 0 हो। तो क्योंकि d तो इंटीजर है इसका मतलब हमने यहाँ पे कोई इंटीजर ही सिलेक्ट करना है, तो ये नंबर इरेशनल है। जब इरेशनल को हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमारे पास अगर एक नंबर इरेशनल है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो दोबारा इरेशनल आता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये इरेशनल है और इसको मैं रैशनल नंबर से यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है वो मेरे पास इरेशनल रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर तभी रहेगा जब हमारा d जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो एक ही चांस है हमारे पास इंटीजर वो सिलेक्ट करें। तो जब मैं d 0 लूंगा तो जब d 0 रखेंगे तो यानी आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये इरेशनल लेना आपने, सॉरी ये रैशनल लेना आपने जो कि 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे जब मैं d 0 पुट करूंगा तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो मेरे पास c जो है वो 0 आ जाएगा, तो तभी हमारे पास c इंटीजर बचेगा। तो अगर c 0 आ रहा है तो d भी 0 आ रहा है c भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो v है वो किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास दोनों कंडीशन होगी, या तो u 0 के इक्वल होगा या फिर v 0 के इक्वल होगा।
तो फिर इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी। तो ये वाला स्टेप मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब हमने ये केस लिया है तो यहाँ से सी स्क्र माइनस टू डी स्क्र इक्वल टू जीरो आया, फिर यहाँ से सी स्क्र टू डी स्क्र, तो मेन हमारे पास बना सी ओवर डी होल स्क्र इक्वल टू टू। तो अब मेरे पास, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है, तो सी ओवर डी जो है वो मेरे पास स्क्वायर रूट टू होना चाहिए। तो यहाँ से डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इक्वल टू डी स्क्वायर रूट टू आ गया। अब क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को जब रैशनल नंबर या इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा इरेशनल ही आएगा। लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंटीजर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ऐसा डी सिलेक्ट करना है जिससे आंसर जो है वो इंटीजर आए। तो हमारे पास एक ही चॉइस है, वो डी जीरो की चॉइस है। जब मैं डी जीरो लूंगा तो मेरे पास सी जो है वो भी जीरो आ जाएगा। जब सी और डी जीरो आ जाएंगे तो इधर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास वी जो है वो भी जीरो की इक्वल आ जाएगा। या यू जीरो की इक्वल हो गया या फिर वी जीरो की इक्वल हो गया, तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के मुताबिक जी स्क्वायर रूट टू जो है वो भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी।